अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैर ऑफिस से। ये स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 10 का, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में आपको। अब ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये लॉन्ग किस तरह से आएगा और आपने इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो आइए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ केसी की जब वो बात करेगा तो आपने सबसे पहले जब वो अगर आपको कहता है कि डायरेक्शन भी बताएं और उसकी जो है वो आप लोग जो हैं वो एक्सटेंट भी बताएं, तो फिर आपने इसको किस तरह से अटेंड करना है। वैसे डियर स्टूडेंट्स, जो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है वो आता है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इस पर लॉन्ग आता होता है, तो उसमें आपने ये 3 केस बताने होते हैं, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आती होती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसको आपने शॉर्ट में बताना होता है। लेकिन अगर वो इस तरह से लॉन्ग दे देता है कि वो कहते हैं डायरेक्शन भी बताएं और एक्सटेंट भी बताएं, तो फिर आपने इसको किस तरह लेकर चलना है, आइए देखते हैं। अच्छा, जिनके कलर्ड बुक है उनकी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होती है, तो वो इसको दूसरे बच्चों से देखकर लिख लें जिनकी ब्लैक एंड व्हाइट बुक होती है। अगर इस तरह से आ जाता है तो फिर आप यहाँ से हेडिंग देंगे और आप कहेंगे प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और उसमें इतनी वैल्यू आप बताएंगे कि जो है वो हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द इंसर्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस। यानी कि जैसे कि हमने पीछे केसी की वैल्यू पढ़ी है, केसी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू सी लिखा हुआ है ना, तो वैसे हम केसी लिखते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें प्रोडक्ट ऊपर आता है, ये प्रोडक्ट ऊपर आ गया और नीचे रिएक्टेंट आते हैं और ये केसी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्यू सी क्यों लिखा हुआ है और इसे रिएक्शन क्वेश्चन क्यों कहते हैं, ये इसको भी हम देखेंगे। तो आपने इसको यहाँ तक लिखना है बस, और उसके बाद रिएक्शन क्वेश्चन की डेफिनेशन देनी है और ये लिख देना है, और फिर डायरेक्ट आपने इन 3 केसेस पे आ जाना है और उसके बाद आपने ये बता देना है। अब आपने इसको कैसे डील करना है तो इसको देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक तो होता है ना कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। जिस तरह से ये देखें, आपको यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रही है कि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। लेकिन यहाँ पे अभी रिएक्शन जो हैं वो अभी कंटिन्यू है। इसमें ए अभी मजीद बी में कन्वर्ट अभी होगा, फिर वो इक्वल पे आएगा, फिर वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो अगर हम इस स्टेट पे जो है वैल्यू मालूम करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, वो क्या होगा, वो रिएक्शन, उसे हम रिएक्शन क्वोशंट कहेंगे। जबकि यहाँ पे हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पे है। ठीक होगी बात। तो हैं दोनों ही रेशो, केसी भी रेशो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की, और क्यूसी भी जो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशो है। जस्ट फर्क ये है कि ये इक्विलिब्रियम की बात होगी, और ये जो है ये जो है इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है, फाइनल स्टेजेस में रिएक्शन के हो सकता है, उसे हम क्यूसी कहेंगे। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो अब हम देखें क्यूसी भी केसी की तरह ही है। तो जब हम इसमें इनिशियल स्टेजेस पे ही अभी रिएक्शन शुरू ही हुआ था, अभी रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। ये डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, और ये जो कौन सी साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो अभी अगर इनिशियल स्टेजेस हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो फिर उसे हम क्यूसी कहेंगे, उसे हम केसी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर काफी देर होगी, रिएक्शन अभी प्रोसीड हो रहा है और वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, तो उसे हम केसी कहते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है रिएक्शन क्वेश्चन की कि व्हेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ when we put the concentrations values into the equilibrium constant expression, then we obtain a value that is called reaction quotient। ये इस तरह से कि मिसाल के तौर पे यहाँ हमने एक रिएक्शन करवाते हैं इसका, और इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इन दोनों की हम वैल्यू पुट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये आ जाती है 10, ठीक है, और इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है मिसाल के तौर पे 2, और ये हमारे पास मिसाल के तौर पर 10 नहीं आती, ये हमारे पास 5 आ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी हमने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की वैल्यू पुट की और इसमें भी हमने वैल्यू पुट की। तो ये जो हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन हुई है बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास क्यूसी आ गया। बहरहाल आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है बस, और एग्जांपल अगर हो सके तो वैल्यूज को रट्टा मार लें और पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक में एक्सप्रेशन भी लिख देंगे तो ये भी इनफ है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। अब ना हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे आते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमने करना है और ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। तो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ इस बुक से। ले जी, वो कह रहा है जी 3 इसके केस हैं कि या तो क्यूसी छोटा होगा केसी से, या फिर वो बड़ा होगा, या फिर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक होगी बात। तो इसको पहले हम जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आइए डियर स्टूडेंट्स, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, अभी जो है वो रिएक्शन हम करवा रहे हैं मिसाल के तौर पे, और ये जो रिएक्शन है इसमें किस तरह से ये चीज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आइए देखते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स,
फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप ज़रा गौर करें कि अगर हम हमारे पास जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे ये वाली आ रही है क्यू सी की वैल्यू, हमने एक्सप्रेशन में पुट किया, हमारे पास वैल्यू है क्यू। फिर हमने के सी की एक और रिएक्शन करवाया, वहाँ पे हमारे पास पहले हमने इक्विलिब्रियम पे करवाया, हमने पहले इस पे करवाया, फिर हमने इक्विलिब्रियम पे करवाया, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5, फिर 2 आई और 5 आई। तो मुझे बताएं कौन सी वैल्यू बड़ी है। एक वैल्यू आई है 2 और एक आई है 5, यानी क्यू सी की हमारे पास वैल्यू आई है 2 और इसकी हमारे पास वैल्यू आई है 5। फिर हम जी फिर हम दोबारा से सेम रिएक्शन है, इसी रिएक्शन की हम वैल्यूज थोड़ी देर बाद पुट करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे पास के सी की वैल्यू भी 5 आ रही है, लेकिन अब की बार क्यू सी की वैल्यू भी 5 आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये भी 5 और ये भी 5। फिर हम एक अगेन ये रिएक्शन करवाते हैं और हम देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्यू सी की 9 आ रही है और के सी की दोबारा से 5 आ रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 3 केसेस बनते हैं। अच्छा, ये जो है ना निशान, इस तरह से इसे सिंबल कहते हैं, ये जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा, जिस तरफ ये 2 होंगे वो बड़ा होगा, जिस तरफ इसकी एक चोंच होगी वो छोटा होगा। तो इसको आपने याद रखना है। तो इस हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि क्यू सी स्मॉलर है के सी से, इसका ये मतलब बनता है। और फिर इसका क्या मतलब बनता है बताएं ज़रा मुझे। इसका मतलब बनेगा, ये देखें 2 इस तरफ हैं तो क्यू सी स्मॉलर है, के सी बड़ा है। ठीक होगी बात। तो इस तरह से हमारे पास 3 केसेस जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक होगी बात। तो इसको इस तरह पाई चार्ट से भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट में, पेपर में। ठीक है कि ये स्मॉलर है और इस तरह से ग्रेटर है, इसको आपने इस तरह से। अब इसको बुक से पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये कि 3 केसेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं। वो कह रहे हैं इफ के सी इज स्मॉलर देन क्यू सी। ठीक है, तो इसमें आपने क्या बताना है कि जब रिएक्शन क्यू सी स्मॉलर होगा के सी से, यानी कि कहाँ पे होगा क्यू सी, क्यू सी अभी यहाँ पे शुरू में होगा। ठीक है, और के सी आगे है, तो रिएक्शन मुझे बताएं किधर जाएगा। के सी ने एक्चुअली इन्होंने इक्वल होना है, इन दोनों ने क्या होना है, इन्होंने इक्वल स्टेज पे जाना है। क्यू सी ने इक्वल होना है के सी के। तो मुझे बताएं इक्वल होना है तो इसको 2 से 5 तक जाना पड़ेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा रिवर्स जाएगा। तो एक बात हमें समझ में आई कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है जी, रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा जी, और अगर क्यू सी जो है उस ग्रेटर होता है के सी से, तो उसने दोबारा से जो है, क्योंकि इक्वल होना है, तो वो क्या जाएगा, वो रिवर्स जाएगा, रिएक्शन रिवर्स जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको इसका जो है वो पता चल गई, डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है। दूसरा आपने डायरेक्शन पता करनी है, कोई भी आपके सामने रिएक्शन दिया हो ना बुक में, तो आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों हाथ जो हैं वो आगे करने हैं इस तरह से, और देखना है कि जो कौन सी रिएक्शन डायरेक्शन लेफ्ट और राइट है। तो इस हाथ वाली जो डायरेक्शन है ये जो आपकी ये लेफ्ट साइड है, और ये जो है ये आपकी राइट साइड है। इज इट क्लियर। तो बुक में कोई भी रिएक्शन होता है आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। तो डायरेक्शन बताएं लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा तो वो लेफ्ट से राइट जा रहा होगा, और जब वो रिवर्स जा रहा होगा तो वो राइट से लेफ्ट आ रहा होगा। तो ये 2 चीजें ही बतानी है आपने, कि एक फॉरवर्ड जा रहा है और लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और दूसरा आपने बताना है रिवर्स आ रहा है और राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो ये आपने बता देना है ये क्यू सी। अब देखें क्यू सी स्मॉलर देन के सी, तो वो क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्शन उसकी वैल्यू क्या थी, छोटी थी, तो वैल्यू छोटी होने की वजह से वो लेफ्ट से राइट जाएगा। दूसरी बात, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा डियर स्टूडेंट, तो वो कह रहा है इट विल गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों जाएगा, टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों अटेन करेगा डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि उसने इक्वल होना है। ठीक है, तो ये आपको इस केस में ये बताएंगे। जो दूसरा केस है जी, दूसरा केस कौन सा है, अब क्यू सी जो है वो ग्रेटर हो गया और के सी छोटा हो गया। तो अब क्या होगा, अब डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। ठीक है जी, और राइट टू लेफ्ट मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये राइट से लेफ्ट आएगी और रिवर्स जाएगी। तो बुक में उसने लिखा हुआ है इन रिवर्स डायरेक्शन। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, और बताना है आपने फॉरवर्ड, बल्कि ये बनानी है डायग्राम आपने, ये भी बनानी है और ये भी बना दीजिएगा। और के सी क्यू सी का कंपैरिजन करना हो तो उसमें बता देना कि ये के सी की सिचुएशन है और ये क्यू सी की सिचुएशन है, क्योंकि इधर अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया और इधर इक्विलिब्रियम आ गया। ये रिएक्टेंट ए है
और ये बी है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक होगी बात। तो ये तो, और तीसरा जो केस है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, जिसमें दोनों जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम मुझे बताएं, वो कह रहा है फॉरवर्ड एंड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स। ये आपने बात कर देनी है एट इक्वल रेट, और यहाँ पे क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता होता है पेपर में, तो इसको आपने देख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी आसान सा, तो आपने इसको लाजमी याद करना है। अब आते हैं मेन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने देखना है कि इसमें हमने क्या क्या चीज याद करनी है। तो आइए इसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में ना आपने बताना है कि इसके 3 केसेस होते हैं, या तो केसी की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी या इक्वल मतलब बराबर होगी। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले केसी और क्यूसी था दोनों, अब इसमें हर एक में केसी की जो है वो वैल्यू है, इसमें आपने कंसिडर कर लेना हर एक वैल्यू केसी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मॉडरेट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे स्मॉल वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे लार्ज वैल्यू आ रही है। तो इसे हम कहेंगे लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, इसे हम कहेंगे स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, इसे हम कहेंगे मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी। अब होगा क्या, जहां पे स्मॉल वैल्यू होगी ना, इट्स मीन अभी रिएक्शन आगे जाना शुरू हुआ है। तो जब रिएक्शन अभी आगे जाना शुरू होगा, तो जब आगे जाता है तो वो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। किसमें कन्वर्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो शुरू में कौन ज्यादा होगा? शुरू में रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स कम होंगे। और जब लार्ज वैल्यू ऑफ केसी में देखेंगे, तो लार्ज वैल्यू ऑफ केसी में क्या होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब की बार प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट कम होंगे। ठीक है। ये साइन का मतलब कि जिधर मुंह ओपन होगा वो बड़ा होगा, और जो उधर हो तो वो छोटा होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा है और यहाँ पे रिएक्टेंट कम है, यानी नेग्लेजिबल है, ना होने के बराबर है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टर और प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल होगी, कंपेरेबल होगी। तो इन्हीं 3 केसेस को हम विद एग्जांपल देखते हैं। ले जी, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। अब लार्ज वैल्यू ऑफ केसी में आपने क्या बताना है डियर स्टूडेंट्स? तो वो कह रहा है कि आपने एक चीज आपने बतानी है कि जी इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा कि प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट, अब लार्ज वैल्यू है ना, तो लार्ज वैल्यू कब आएगी? अभी मैंने बताया था आपको, लार्ज वैल्यू का मतलब ये देखें जी, ये लार्ज वैल्यू है और इसमें जो है प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट्स कम है। तो आपने कहना है कि इसमें रिएक्शन मिक्सचर में ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स होंगे और रिएक्टेंट्स नेग्लेजिबल होंगे। ठीक होगी बात। तो आपने एक बात ये बता देनी है कि प्रोडक्ट ज्यादा हैं, रिएक्टेंट कम है रिएक्शन मिक्सचर में। दूसरी बात, जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो ये तकरीबन देखें, ये रिएक्शन खत्म होने के करीब करीब है, रिएक्शन खत्म होने के करीब करीब है। तो इट्स मीन के रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इसलिए आपने दूसरी बात कर देनी है कि रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गोन टू कंप्लीशन। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने एग्जांपल दे देनी है। आपने कहना है रिएक्शन बिटवीन कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? कि जब किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये देखिएगा, इस ऑक्सीजन को अगर मैं इस तरह से अलग अलग लिखूं, ये देखें ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन, इसमें से बॉन्ड टूटेगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग, तो ये 2 कार्बन और ये इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन मजीद जनरेट हो जाएगी। ठीक है। ये थोड़ी सी इनबैलेंस इक्वेशन है, बहरहाल आप इसको इस तरह से लिख देंगे। तो 2 आपने इसमें एग्जाम्पल दे देंगे, और तीसरी बात आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। अब ये वैल्यू आपने याद करनी है, यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम लगेगा। इसको कैसे याद करना है अभी मैं बताऊंगा आपको। दूसरा, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी में आपने जो रिएक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है कि अमोनिया ब्रेक हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था और ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे थे। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें अमोनिया है, अमोनिया ब्रेक हो रहा है। अब अमोनिया बनता कैसे? तो आपको मैंने बताया था कि जब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं तो वो अमोनिया बना देता है। ठीक है, 2 मोल, ये बैलेंस हो गया। ठीक होगी बात डियर स्टूडेंट्स? तो ये अमोनिया बन जाती है, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो ये अमोनिया को ही जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो अपने ही कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं जी, ये एक तो इक्वेशन आपने याद कर ली, दूसरा आपने वैल्यू याद करनी है। कैसे? आपने वैल्यू इस तरह याद करनी है, 3 3s are 9। तो ये आपने याद रखना है कि 3 3s are 9। तो ये 3 है, 3 इंटू 3s are 9 माइनस में, तो स्मॉल वैल्यू है तो माइनस में, लार्ज वैल्यू है तो प्लस में,
जिसके साथ क्वेश्चन होता है प्लस होता है, और अगर मॉडरेट वैल्यू तो ना प्लस में आएगा ना माइनस में आएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आपने इसको कैसे याद रखना है? इसको आपने याद रखना है 2.2 10⁻22। अब ये देखें, ये भी 22 लग रहा है और ये पावर भी 22 लग रही है, तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू याद हो जाएगी। और ये 3 3 जार 9 और ये आ जाएगा 0.211। तो ये जो है वो थर्ड वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने यहां तक इसको कर लिया। अब हम तीसरा केस देखते हैं। अब हम इसकी डिटेल भी देखते हैं कि डिटेल में आपने क्या जो है वो याद करनी है। ये देखिएगा, अब इसमें पहली बात हमने कहा था कि इसमें ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें आप कहेंगे ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स होते हैं। फिर आपने और इधर हमने कहा था जी रिएक्टेंट्स आर नेग्लेजिबल, तो इधर हम